नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आपकी सलाह प्रोग्राम का ये मैं 27वां पार्ट बना रहा हूं। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको एक आपकी सलाह नामक प्लेलिस्ट मिलेगा। आप वहां से जाके इसके पहले के वीडियोस देख सकती हैं। इन वीडियोज को देख के आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ बताना चाहूँगा कि मैंने एक और नया चैनल स्टार्ट किया है। ये भी मेरा जो चैनल है वो लॉ से रिलेटेड ही है। इसका नाम है लॉ मंत्रा। इस पर भी मैं लॉ से रिलेटेड ही वीडियो डाला करूँगा और जब भी मुझे लाइव आना होगा तो मैं अब इसी चैनल पे अपने लाइव आया करूँगा। तो इसलिए आप लोग इस चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जब भी मुझे वीडियो डालना हो या फिर मुझे लाइव आना हो तो इसकी अपडेट आपको मिल जाया करे। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहां से जाके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आपकी सलाह प्रोग्राम के इस पार्ट में मैं आप लोगों के लिए मेंटेनेंस केस से रिलेटेड 5 ऐसे टिप्स अपनी तरफ से आपको बताने वाला हूं। ये टिप्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होंगे। यानी जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो प्रैक्टिकली नॉलेज होगी और 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस केस में ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगी। तो मेरे ये जो भी सुझाव होंगे वो प्रैक्टिकली होंगे और आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होंगे। तो ऐसे में मैं जो भी आपको सलाह दे रहा हूँ उन चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा और अपने केस में भी इस चीजों का फॉलो करिएगा। आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस केस में पति को कभी भी कोर्ट में खुद को बेरोजगार नहीं कहना है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। मैं इसका कारण भी बताता हूं कि आपको ऐसा क्यों नहीं कहना है। अगर आप ऐसा कहते हैं, आप कोर्ट में खुद को बेरोजगार कहते हैं, तो आप कहते हैं ना अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार देना, वही मार रहे हैं। इससे आप ही का नुकसान होने वाला है। मैं कारण सहित बताता हूं कि ऐसा आपको क्यों नहीं कहना है। तो देखिए, जो पत्नी होती है जब वो 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस केस करती है तो उसमें पति के ऊपर विभिन्न आरोप लगाती है और साथ ही साथ ये भी बताती है कि उसका पति क्या करता है, महीने में कितना कमाता है। यानी ये सारी चीजें पत्नी कोर्ट में कहती है और उसके बाद इन चीजों को साबित करने का भार भी पत्नी के ऊपर होता है। यानी पति कितना कमाता है, क्या करता है, कितनी उसकी आय है, ये सारी चीजों को सिद्ध करने का भार भी पत्नी के ऊपर होता है। तो यदि पति ये सोच रहा है कि पति कोर्ट में कहेगा कि वो बेरोजगार है, उसकी आय शून्य है महीने की, और ऐसे में पत्नी कोर्ट में सिद्ध नहीं कर पाती है कि उसका पति कितना कमाता है, उसकी मासिक आय कितनी है, तो ऐसे में पति को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। यानी यदि पति कहता है कि वो बेरोजगार है और पत्नी सिद्ध नहीं कर पाती है कि पति कितना कमाता है, तो ऐसा नहीं है कि पति को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। यदि पति बेरोजगार है तो भी ऐसे में पत्नी को मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। ऐसा इस वजह से हो सकता है कि जब पति कह रहा है कि वो बेरोजगार है और पत्नी सिद्ध नहीं कर पा रही है कि पति क्या करता है, कितना कमाता है, तो ऐसे में आपके हैसियत के मुताबिक आपका मेंटेनेंस तय होगा। यानी जो जज साहब है वो पति की हैसियत देखेंगे, पति की रहन सहन देखेंगे और इसके मुताबिक पत्नी के मेंटेनेंस अलाउ कर देंगे। तो जब आप खुद को बेरोजगार कह रहे हैं लेकिन जज साहब आपका रहन सहन देखेंगे, आपका हैसियत का आकलन करेंगे, तो वो ज़्यादा ही करेंगे और ऐसे में आपका मेंटेनेंस ज़्यादा हो जाएगा। भले से ही आप खुद को बेरोजगार कह रहे हैं लेकिन जज साहब के अनुसार आप बेरोजगार नहीं हैं। जज साहब भी इस बात को जानते हैं कि यदि आप बेरोजगार होते तो ऐसे आप पैसे कहाँ से खर्च करते, अपना लालन पालन कहाँ से करते। आप काम करते हैं और इस चीज़ को छुपा रहे हैं। आपकी हैसियत का आकलन खुद जज साहब कर रहे हैं। तो ऐसे में जो आपका मेंटेनेंस होता है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो खुद को बेरोजगार कहने में आप अपना नुकसान कर सकते हैं। लेकिन वहीं आप यदि ये कहते हैं कि आप कोई छोटी मोटी नौकरी करते हैं, जैसे आप महीने के 4,000, 5,000, 7,000 ऐसे रुपए कमाते हैं, तो जो मेंटेनेंस अलाउ होगा वो इसी के अनुसार होगा। क्योंकि जो पति है वो एडमिट कर रहा है कि वो महीने का 7,000 कमाता है, तो ऐसे में जज साहब भी ऐसा नहीं कहेंगे कि इसे पत्नी को उठा के 10,000 रुपए मेंटेनेंस दो। आप जितना कमाते हैं उसी के अनुसार पत्नी को मेंटेनेंस भी कोर्ट दिलाएगा। यदि पत्नी सिद्ध नहीं कर पाती है कि पति कितना कमाता है और पति खुद कह रहा है कि वो 7,000 महीने का कमाता है, तो उसी 7,000 में से पत्नी को मेंटेनेंस दिया जाएगा। तो अब आप खुद ही सोचिए कि आपको कोर्ट में क्या कहना है। आपको कोर्ट में खुद को बेरोजगार कहना है या फिर कहना है कि आप काम करते हैं, कुछ पैसे कमाते हैं। आपका किस में भला है, आप खुद सोचिए और जो भी चीजें आपको सही लगती हैं वही जाके कोर्ट में कहिए। तो मेरा बस आप लोगों के लिए ये प्रैक्टिकली नॉलेज था। अब आप लोगों को जो भी अच्छा लगता है वो आप लोग करिए और साथ ही साथ उन लोगों को जो मेरी वीडियोज को
कॉपी कर रहे हैं, मैं कोई प्रैक्टिकली नॉलेज बता रहा हूं और वो लोग वीडियो आते ही उसके बाद अगले दिन अपने चैनल पे भी उस वीडियो को ला दे रहे हैं, उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, आप लोग लगे रहिए, क्योंकि अच्छी चीजों की ही नकल की जाती है। 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस केस में पतियों के लिए मेरा दूसरा ये सलाह है कि पत्नी के ऊपर झूठे आरोप मत लगाइए, यानी जिन चीज़ों का आपके पास सबूत नहीं है, आप कोर्ट में सिद्ध नहीं कर सकते हैं, उन चीज़ों के लिए पत्नी के ऊपर कभी भी आरोप मत लगाइए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो देखिए, जब आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप कोर्ट में पत्नी के ऊपर आरोप लगाते हैं, तो ऐसे में दिक्कत आपके लिए खड़ी होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि आप अपने साथी के ऊपर झूठे आरोप लगाती हैं तो ये भी आपके साथी के साथ एक क्रूरता मानी जाती है, और यदि आप अपने साथी के साथ क्रूरता करते हैं, अपनी पत्नी के साथ क्रूरता करते हैं, तो ऐसे में वो मेंटेनेंस पाने की हकदार होती है, वो आपसे मेंटेनेंस ले सकती है। आज मैंने एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताया था, जिसमें बताया था कि पत्नी क्रूरता नहीं सिद्ध कर पाती है, यानी पति क्रूरता करता है, दहेज की मांग करता है, ये सारी चीजें सिद्ध नहीं कर पाती है, तो ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय पत्नी के मेंटेनेंस केस को खारिज कर देता है। लेकिन यदि पति कोर्ट में ही पत्नी के साथ क्रूरता करता है, तो ऐसे में तो मेंटेनेंस पत्नी जरूर पा जाएगी और कोर्ट मेंटेनेंस जरूर अलाउ कर देगा। तो यानी आप पत्नी के ऊपर उन चीजों के लिए आरोप कभी भी मत लगाइए जिनके आपके पास सबूत नहीं है। यदि आप झूठे आरोप पत्नी के ऊपर लगाते हैं और ऐसे में आप सिद्ध नहीं कर पाती हैं, तो ये भी पत्नी के साथ एक क्रूरता हो जाएगी और कोर्ट इसी को कंसीडर करके पत्नी को मेंटेनेंस अलाउ कर देगा। अगर पत्नी कोई भी चीज सिद्ध नहीं कर पाती है, यानी आप दहेज मांगते हैं, उसके साथ उत्पीड़न करते हैं, उसके साथ क्रूरता करते हैं, इन चीजों को सिद्ध नहीं कर पाती है, इसके बावजूद भी आप कोर्ट में ही पत्नी के ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं, तो ये तो वैसे ही क्रूरता हो गई और इसके आधार पे ही कोर्ट पत्नी को मेंटेनेंस अलाउ कर देगा। आप कहते ही रह जाएंगे कि मेरी पत्नी बिना कारण मुझसे अलग रह रही है, कोर्ट कुछ नहीं सुनेगा। जब कोर्ट में ही आप पत्नी के ऊपर झूठे आरोप लगाएंगे जिनके आपके पास साक्ष्य नहीं है, तो ऐसे में आपके सामने दिक्कत खड़ी हो जाएगी और जहां मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए वहां भी आपको पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस केस में पतियों के लिए मेरी तीसरी सलाह यह है कि जब पत्नी केस करती है उसके बाद पति को नोटिस आता है, तो जब पति कोर्ट में हाजिर होता है तो हाजिर होने के बाद उसे अपनी जवाबदेही देनी होती है। तो पति को जवाबदेही के साथ एक मीडिएशन रिक्वेस्ट भी लगानी चाहिए कोर्ट में। लिखित या मौखिक रूप में पति को कोर्ट में कहना चाहिए कि वो मीडिएशन कराना चाहता है, वो अपनी पत्नी को रखना चाहता है, पत्नी जानबूझ के उसके साथ नहीं रहना चाहती है, और जज साहब से स्वयं ही पति को कहना चाहिए कि उसकी पत्नी बिना कारण ही उससे अलग रह रही है। अगर पत्नी अभी भी चल के साथ रहने को तैयार हो जाए तो ऐसे में वो रखने को तैयार है, वो हंसी खुशी अपनी पत्नी को विदाई करा के ले जाएगा, और जज साहब को यदि ठीक लगे तो वो मीडिएशन भी करा ले। तो ऐसे में आपका काफी अच्छा असर जज साहब के ऊपर भी पड़ता है और जज साहब को भी लगता है कि जो पति है वो पत्नी को रखना चाह रहा है और पति की ये इच्छा है कि पत्नी चल के साथ रहे, इसके बावजूद भी पत्नी मेंटेनेंस मांग रही है। तो ये चीजें आपके केस के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और पति के नेचर का अच्छा इफेक्ट जज साहब के ऊपर पड़ता है। और यदि जज साहब के दिमाग में ये चीज चली जाती है कि पति सही है, तो ऐसे में तो जज साहब के सामने पति का ही पक्ष मजबूत होता है और केस भी पति का मजबूत होता है। तो ये चीजें आपको जरूर कहनी है। आपको सदैव यही कहना है कि आप पत्नी को रखना चाहते हैं और आपको मीडिएशन के लिए भी रिक्वेस्ट डालनी है। जज साहब से भी कहना है कि आप पत्नी को रखना चाहते हैं, अगर आपकी पत्नी चल के आपके साथ रहे। ऐसे में पत्नी के सामने समस्या आ जाती है कि वो अपने पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहती है, उसे स्पष्ट कारण भी बताने होती हैं, साथ ही साथ सबूत देने होते हैं, और यदि वो नहीं बता पाती है तो ऐसे में चांस होता है कि उसका केस खारिज हो जाए। तो आपको सदैव यही कहना है कि आप पत्नी को रखना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको हर परिस्थिति में कहना है कि पत्नी को रखना चाहते हैं। अगर आपके पास वैलिड रीजन है तभी आपको कहना है कि मैं पत्नी को नहीं रखना चाहता हूं। यदि नहीं है, आपके पास सबूत नहीं है, तब तो आपको यही कहना है कि मैं पत्नी को रखना चाहता हूं और अपनी पत्नी को साथ ले जाना चाहता हूं। ऐसे में आपका पक्ष भी मजबूत होगा और जज साहब के सामने आपका इफेक्ट भी बढ़िया पड़ेगा। 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस केस में पतियों के लिए मेरी चौथी सलाह यह है कि आपको कोर्ट में बेवजह ही नहीं बोलना है। ऐसा मैं बहुत बार देखता हूं कि कुछ पति क्या करते हैं कि कोर्ट में जाने के बाद वो कानून बकना शुरू कर देते हैं, जज साहब के सामने ही कानून बकने लगते हैं, तर्क वितर्क करने लगते हैं, पत्नी से लड़ाई करने लगते हैं, पत्नी के वकील से लड़ाई करने लगते हैं, उग्रता दिखाने लगते हैं। तो यदि आप ऐसा कुछ करते हैं तो ऐसे में जज साहब के सामने तो आप ही का इंप्रेशन खराब होता है और जज साहब भी सोचते हैं कि जब ये आदमी ऐसे यहाँ पे कर रहा है तो घर पे क्या करता होगा। तो ऐसे में आपका इफेक्ट खराब पड़ता है। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि
कोर्ट सिर्फ कानून पे चलता है, 125 सीआरपीसी में सिर्फ कानून ही चलता है, तो ऐसा नहीं है। कुछ चीजें व्यवहारिक भी 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस केस में चलती है। जज साहब अपने विवेकानुसार भी 125 सीआरपीसी के मेंटेनेंस केस में फैसला दे सकते हैं। तो यदि आप गलत तरीका से पेश आते हैं, बिना मतलब का बोलते हैं, तर्क वितर्क करते हैं कोर्ट में, तो ये चीजें आपके लिए दिक्कत कर सकती हैं। यदि आपको कुछ कहना ही है, कोई तर्क वितर्क करना ही है, कोई कानून पेश ही करना है, कोई रूलिंग ही देना है, कोई जजमेंट ही देना है, तो ऐसे में आप अपने वकील साहब को दीजिए कि वो इस चीज को पेश करे, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप स्वयं ही ऐसा करने लगेंगे तब तो आपके लिए काफी बड़ी दिक्कत आ जाएगी और जज साहब के सामने आपका इंप्रेशन खराब पड़ेगा और ऐसे में आपके केस में आपका पक्ष काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा और ये चीजें आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस केस में मेरा पतियों के लिए पांचवा ये सलाह है कि जब पत्नी मेंटेनेंस केस कर देती है, पति को नोटिस आ जाता है, पति हाजिर होता है, उसके बाद उसे कॉपी मिलती है उस एप्लीकेशन की जो पत्नी लगाई होती है, उसके बाद पति को रिप्लाई करनी होती है। तो पति को रिप्लाई करने में अवताना नहीं है, परेशान नहीं होना है, सारी चीज़ों को सोच समझ के उसके बाद ही रिप्लाई करना है, यानी एक सही ढंग से आपको रिप्लाई देना है और पत्नी ने जो भी आरोप लगाए होते हैं उसे नकारना है और अपनी बात कहनी है। यदि आप कमजोर रिप्लाई पेश कर देते हैं कोर्ट में, तो ऐसे में आपके सामने दिक्कत आ जाती है, क्योंकि जो पत्नी एप्लीकेशन दी होती है और पति जो रिप्लाई किया होता है उसी के आधार पे केस चलता है। तो ऐसे में आपको एक मजबूत रिप्लाई देना है, जल्दबाजी में आपको रिटन स्टेटमेंट नहीं दे देना है, अन्यथा आप नुकसान में पड़ सकते हैं। आपको कभी भी सोच समझ के एक मजबूत और अच्छा रिप्लाई कोर्ट में पेश करना है ताकि आपका पक्ष मजबूत हो सके। और दूसरा मेरा ये सलाह है कि आप रजनीश वर्सेस नेहा का तो जजमेंट आया था उसे जानते ही होंगे। अब उसके अनुसार भी पत्नी को एफिडेविट देना होता है, पति को भी देना होता है। तो ऐसे में कुछ पत्नियां क्या कर रही हैं कि कुछ चीज़ों को छुपा ले रही हैं, जैसे वो कोई छोटा मोटा काम करती हैं या फिर उनके नाम से कोई चल या चल संपत्ति है, तो वो इस कॉलम का विवरण ही नहीं दे रही हैं, इस चीज़ों पर मौन हो जा रही हैं, छुपा ले रही हैं। तो रजनीश बनाम नेहा के एफिडेविट में अगर आपकी पत्नी ने भी ऐसा किया है, तो ऐसे में कोर्ट में आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन देना है और कहना है कि आपकी पत्नी ने इन चीज़ों को छुपा लिया है, और ऐसे में कोर्ट पत्नी से फिर से एफिडेविट ले और जो भी चीज़ें उसने छुपाई हैं उसके लिए वो फिर से एफिडेविट कोर्ट में पेश करे। तो जब ये चीज़ें कोर्ट के संज्ञान में आ जाएंगी कि पत्नी ने ये कॉलम पे तो कोई जवाब ही नहीं दिया है कि पत्नी बेरोजगार है या फिर कोई रोजगार में है, पत्नी के नाम से कोई चल संपत्ति है या नहीं है, तो ऐसे में कोर्ट भी पत्नी से कहेगा कि आप फिर से एफिडेविट दीजिए और जिन चीज़ों को आपने छोड़ा है उनका उसमें उल्लेख कीजिए। तो ऐसे में पत्नी के सामने दिक्कत आ जाएगी। तो इसी चीज़ का आपको फॉलो करना है, और यदि आपकी भी पत्नी ऐसा कर रही है तो आपको ये चीज़ें जरूर ध्यान में रखनी है और उसके एप्लीकेशन और एफिडेविट को अच्छे प्रकार से पढ़ना है और उसके बाद आपको अगला कदम अपना उठाना है। तो 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस केस में ये मेरी तरफ से आप लोगों को 5 प्रैक्टिकल नॉलेज थे। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि आपको मुझसे फ़ोन पे बात करके कोई कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना है तो ऐसे में आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।